बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और मियां अली हैदर साहब के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन चल रहे हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की लॉ ऑफ बेल की और आज हम डिस्कशन करेंगे रिमांड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, हम बहुत टाइम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, लेकिन जो सेशन चल रहा है और जिस पेस से और जिस क्वालिटी पे चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। सर हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की लॉ ऑफ बेल के ऊपर और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ आई कि बेल हैं क्या और किस टाइप की होती हैं। बेल के साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सेक्शन चलते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो लॉ ऑफ रिमांड के हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि लॉ ऑफ रिमांड है क्या और ये कितने टाइप्स का होता है। ओके विशाल, इन्वेस्टिगेशन स्टेज के लिए, और जब मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ तो इसके अंदर जब हम रिमांड को डिस्कस करते हैं तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि हम जो बंदा गिरफ़्तार हो गया है उसके ऊपर ये रिमांड का फेज़ आता है। यानी डेफिनेटली अब आप आफ्टर अरेस्ट बेल के प्रोसीजर में जाएंगे इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद। ठीक है। तो रिमांड इन्वेस्टिगेशन स्टेज की सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है और इसी रिमांड के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जो इसको डील करती हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, एक 167 और एक 344। अब होता क्या है कि जब आप अरेस्ट होते हैं किसी भी मुकदमे के अंदर, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR अंडर सेक्शन 154 रजिस्टर हो गई है, तो उसके बाद पुलिस ने आपको अरेस्ट कर दिया। नाउ यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका स्टार्ट होता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 10, जो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के सामने पेश करना है। ठीक है। और उसके बाद 167 देखें तो वो ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपने मैजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को पेश करना है जिसको आपने अरेस्ट किया। अच्छा, अब इस स्टेज के ऊपर अगर तो पुलिस समझती हो कि इस बंदे से कोई रिकवरी नहीं होनी। ठीक है। अच्छा, जब ये मैं रिकवरी की बात आपसे कर रहा हूँ तो देखिएगा, रिमांड हमेशा लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन पर्पस से। अगर उस बंदे से कोई तफ्तीश करनी है, कोई फैक्ट्स अभी रिकॉर्ड के ऊपर लेके आने हैं, कोई उससे रिकवरीज होनी है, तो उस वजह से पुलिस जो है वो उसका रिमांड अदालत से मांगती है, विच इज़ फिजिकल रिमांड। ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिमांड। अगर पुलिस समझती हो कि इस बंदे को हमने अपने पास रख के इससे तफ्तीश करनी है इस मुकदमे की बाबत, तो वो अदालत को एक रिमांड पेपर देती है कि हमें इस बंदे का 14 दिन का रिमांड चाहिए। अमूमन नॉर्मल प्रैक्टिस ये है, चाहे छोटा ऑफेंस हो चाहे बड़ा ऑफेंस हो, पुलिस डायरेक्ट लिख के ले आती है जी कि जी 14 दिन का रिमांड दिया जाए। ठीक है। अब इस सूरत हाल के अंदर हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, विच इंक्लूड्स द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स, वो ये कहते हैं कि कभी भी आपने स्लिप शॉट मैनर में स्ट्रेट अवे 14 दिन का रिमांड नहीं देना। ठीक है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न डियाट्रे है, वो ये है कि पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के ऊपर जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो एक वॉच डॉग का रोल प्ले कर रहा होता है। वो किस तरह कि आपने इसको 2 दिन का रिमांड दे दिया और 2 दिन के अंदर वो अपनी तफ्तीश करके मजिस्ट्रेट साहब के पास दोबारा पेश करते हैं कि जी हमें 2 दिन का और चाहिए। तो यहाँ पे अदालत का रोल शुरू होता है। अदालत ये देखेगी कि आया जो मैंने पहले 2 दिन दिए हैं रिमांड के फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फ्रूटफुली यूज़ किया, कोई इम्प्रूवमेंट आई है केस के अंदर, कोई इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसेस फर्दर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर अदालत समझती हो कि नहीं ये इसने सही नहीं किया, तो अदालत 2 काम कर सकती है। एक, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सरजनिश कर सकती है कि भाई तुम और रिमांड मांगने लग रहे हो, तुमने पहले 2 दिनों के अंदर क्या किया। ठीक। या दूसरा, जज क्या कर सकता है कि उसको जुडिशल कस्टडी में भेज देता है। उसके ऊपर हम बाद के ऊपर आएंगे। हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि आपने हमेशा 20 मील के अंदर इन 14 दिन को डिवाइड करना है। यानी पहले 2 दिन का दे दिया, फिर 3 दिन का दे दिया, फिर 4 दिन का दे दिया, इस तरह करके। बट अगर आप इसकी एक मैक्सिमम लेंथ को देखा जाए तो वो मैक्सिमम लेंथ पहले 24 घंटे मिला के 15 दिन
और 167 की रोशनी में 14 दिन। सो इससे ज़्यादा आप फिज़िकल रिमांड नहीं दे सकते। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जब भी रिमांड ख़त्म होगा तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ड्यूटी बाउंड है कि मजिस्ट्रेट के पास उसको दोबारा पेश करे, क्योंकि वो अगर पेश नहीं करता तो वो इलीगल इनकार्सरेशन में आ जाता है और वो बाय लॉ ये कर नहीं सकता, जिसकी वजह से वो फ़ौरन जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। अब यहाँ पे एक और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक नॉर्मल मैटर ऑफ जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ, वो ये है, पुलिस वाले करते क्या, पाकिस्तानी है कोई ना कोई, हमने गेम तो अपनी ट्रैक तो चलाना होता है, वो क्या करते हैं कि बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन रपट रोज़नामचे के अंदर जहाँ पे उस मुलज़म की गिरफ्तारी को दर्ज करना मतलूब होता है वहाँ पे दर्ज नहीं करते। ठीक है। अब अगर तो पार्टीज़ को पता है, उसके वारसान को पता है कि जी हमें विशाल ने अरेस्ट कर लिया हुआ है, तो वो आके उसे कहेंगे कि भाई दी गिरफ्तारी पाओ। अच्छा, वो कहेंगे जी अभी देख रहे हैं, ये है वो है फलाना। कुछ सेंसिटिव पार्टीज़ या क्लाइंट्स जो कि सेंसिटिव प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ बट लीगली दे आर एंटाइटल्ड टू डू, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या करते हैं कि वो फ़ौरन से पहले हेबियस पिटिशन फाइल कर देते हैं कि जी हमें इस पुलिस स्टेशन वालों ने इलीगल इनकार्सरेशन में हब से बेजा में रखा हुआ है, तो इस बंदे को जो है ना वो बाजियाब करवाया जाए। सो वो एक नई स्कीम ऑफ फौजदारी की जो हमारे यहाँ चलती है वो शुरू हो जाती है। बट आपको बताने का मकसद ये है कि पुलिस वालों की कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा देर मुलज़म हमारे पास रह जाए उतनी ज़्यादा देर, या वो समझते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि अगर पुलिस वाला तफ्तीश करने वाला हो, और बहुत सारे ऐसे मेरी अपने वकालती एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे तफ्तीश ऑफिसर्स देखे हैं जिन्होंने 2 से 3 दिन में पूरे के पूरे केस का मामा वो सॉल्व कर देते हैं। बट कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिकवरीज बनानी होती हैं, नक्शे बनने होते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं फरदात बननी होती हैं, तो इस वजह से वो जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस, एक रीज़नेबल टाइम अदालत ने या हमारे कानून ने उनको दिया हुआ है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। सर, जो 15 दिन की जुरिस्डिक्शन है या जो टाइम फ्रेम अभी बताया जा रहा है, इसके पीछे क्या जूरिस्प्रूडेंस है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 2 हफ्ते के अंदर आपने कंप्लीट करना है, या कोई इसके अंदर लेजिस्लेटिव माइंडसेट क्या था कि 14 दिन के अंदर आपने कंप्लीट करना? असल में बताएं बात क्या विशाल, बहुत सारे मुकदमे अननोन मुकदमे भी होते हैं, यानी आपको असेलेंट्स का पता ही नहीं है वो कौन, उनकी आइडेंटिटी आपके पास डिस्क्लोज नहीं है, और फिर बहुत सारी ऐसी प्रोसीजरल तफ्तीशी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो दैट टेक टाइम, बिकॉज इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम कौन सा कोई इंग्लैंड या अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं कि हर चीज़ आपकी वेल कनेक्टेड है और ये वो सारा कुछ। आपने CDR निकलवानी है किसी की तफ्तीशी एज अ तफ्तीशी ऑफिसर, तो उसने एक डिपार्टमेंट को लिखना है कि जी मुझे इसकी CDR निकाल के दें, कौन सा को उसने जाना और उसे फ़ौरन मिल जानी है। उसने नक्शे बनाने, उसने लोगों के गवाहों के रिकॉर्ड बयानात रिकॉर्ड करवाने, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो जो इसके पीछे मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ, जिसमें आपको याद होगा पिछले लेक्चर मैंने आपको कहा था कि मेरा एक रिजर्वेशन है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर के, वो यानी एविडेंस के ऊपर। एविडेंस क्या? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सो उसने उन तमाम फैक्ट्स को, उन तमाम मैटर्स को कलेक्ट करना है, एंड इट टेक्स टाइम, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इतना मैसिव लोड है पुलिस स्टेशंस के अंदर कि आपकी ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है उससे कोप अप करने के लिए। सो वो एक 14-15 दिन का, और जो इलीगली वो भी ऊपर से 5-6 दिन या 3 दिन निकाल लेते हैं, वो इसीलिए निकालते हैं कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको सारे तमाम मुकदमात को स्पीडीली करें। बट लेजिस्लेचर का जो इसके पीछे मंतक और मंशा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि एक पुलिस की कस्टडी में बंदे को दिया जाए ताकि उससे पूछा जा सके कि भाई तुमने ये जुर्म किया है तो क्यों किया, और अगर नहीं किया तो तुम्हारा इस बारे में क्या स्टांस है इस बारे में, अगर मैंने तुम्हारे पे एलिगेशन लगाया और तो फिर तुम इसको बताओ। और यहीं पे बात वही आ जाती है जो मैंने इनक्विजिटोरियल और एडवर्सेरियल की बात की थी कि ज़्यादातर चीज़ें मुल्ज़म से पूछी जाती हैं, और जबकि जब अदालत में चले जाते हैं तो फिर मुद्दई ने अपना क्लेम को साबित करना होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो 14 दिन का आपने बताया कि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने गाइडलाइन भी प्रोवाइड की है कि आपने एकदम ही 14 दिन का नहीं दे देना, आपने एज अ वॉच डॉग उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है, तो ये लाजमी है कि 14 दिन पूरे होने ही होने हैं, या 14 दिन से पहले भी उनको जुडिशियल किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत। मैंने आपको बताया ना, फ़र्ज़ करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक FIR हुई है 499F की। ठीक है।
499F के अंदर जो रिकवरी मीमो बनना है, उस चेक का रिकवरी मीमो बनना है, जिस चेक को ऑलरेडी पुलिस के सामने उसने पेश किया है बमा स्लिप। ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो जब आपको पकड़ेंगे, आपसे पूछेंगे भाई तुमने ये पैसे देने हैं इसके, तुमने चेक इशू किया हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तुम इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच है, तुम्हारे साइंड हैं, तुम्हारी लिखाई है, तो अगर वो कहे कि हाँ जी मेरे ही दस्तखत है, मेरी ही लिखाई है और मेरा ही चेक है, नाउ व्हाट एल्स इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड इन दैट केस। सो उस सूरत हाल के अंदर अमूमन पुलिस भी कहती है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन के सर इसको जुडिशल कर दें, और अदालत भी देख सकती है। यानी ये 14 दिन या 15 दिन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 2 दिन बाद भी हो जाते हैं। कई मुकदमात में तो वो रिमांड मांगते भी नहीं है कि हमें रिमांड चाहिए, और कईयों पे जिनसे मांगते हैं वो 15 दिन से भी ज़्यादा चला जाता है। आपको पता है जो कुछ आजकल हो रहा है। जी सर, उसी बात पे आते हैं कि जो कुछ आजकल हो रहा है विदाउट नेमिंग एनीवन। अब ये बताइए कि जो रिमांड का जो पीरियड है, जो आपने फ़िज़िकल रिमांड ले लिया कोर्ट से, इस दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरह करती है? क्या इसमें जैसा आपने देखा फ़िज़िकली उनके पास जब कस्टडी है तो क्या मारना अलाउ है, ये डंडे चित्तर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट? लेट मी से इट आउटराइटली के नॉट एट ऑल। आप शायद जिस्मानी रिमांड को या फिज़िकल रिमांड को हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जी इसका जिस्म तुम्हें दे दिया, कुटो इसे टिका के जितना कुट सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। देखें, UNDHR यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आ गया, जनीवा कन्वेंशन आ गया, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर आपके रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशंस आ गई, पुलिस रूल्स आ गए, पुलिस ऑर्डर आ गया। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने मुल्ज़म के ऊपर किसी भी किस्म का जिस्मानी, ज़हनी, इमोशनल टॉर्चर करना। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट इज़ इलीगल, it is uncalled for and it cannot be supported in any court of law। पहली बात। अच्छा, अब दूसरी ये बात आ रही है कि अगर ये मैं कहूँ कि थानों में ऐसा होता नहीं है तो आई विल बी प्लेइंग अ वेरी नाइव पर्सन। इट्स नॉट लाइक दैट। होता है, छितर एग्जिस्ट करते हैं थानों के अंदर। सोशल मीडिया पे आप वीडियोस भी देखते हैं कि जिसके अंदर अगर लॉ ये कहता है कि एक औरत को फीमेल इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन वहाँ पे मर्द इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ऑफिसर्स आपको नज़र आएंगे। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेसेस में आपने बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर वीडियोस देखी होंगी कि इलाके का चौधरी या इलाके का जो पावरफुल बंदा है या MNA या MP है, वो थाने में बुला के लोगों को कुटवाने लगा हुआ। ये सब इलीगल है। इट्स अनकॉल्ड फॉर। और लेट अलोन कि आप पुलिस के बारे में कहें कि उनको इजाज़त है, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ऑल दे कैन डू इट और दे शुड डू इट, इन्वेस्टिगेट करना। और मैं आपको ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, यानी एक हमारे लॉ ऑफ एविडेंस में कॉन्सेप्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन का। बिल्कुल। विगमोर ने उसके बारे में कहा था कि इट इज़ द बेस्ट वेपन एवर इन्वेंटेड इन द फील्ड ऑफ ए लॉ टू इलिसिट द ट्रूथ आउट ऑफ द पर्सन जो विटनेस बॉक्स में। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का, एक FIR का ऑलरेडी इतना खौफ होता है मुल्ज़म के दिमाग के ऊपर कि एक अगर अच्छा तफ्तीश करने वाला हो तो वो हाथ लगाए बगैर भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे निकल आता है तफ्तीश के अंदर। और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कल्चरल भी वो इम्पैक्ट इन चीज़ों पे आ जाता है, कॉलोनियल माइंडसेट भी आ जाता है कि थाने कचहरी का जो कल्चर है वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा होता है कि जी इन्हों कुटो गई तेने दसना है। सर, बड़ा एक वो प्रिवेल करती है ये बात के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलिस भी इस चीज़ को लेकर चलते कि वो कहते हैं कि यार आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं हार्डन क्रिमिनल्स, ये तो प्यार से कुछ बताएंगे नहीं जब तक हम इन्हें छित्तर नहीं मारेंगे। सर देखें, छित्तर मारने से आप जो मर्ज़ी निकलवा लें, ठीक है, जो मर्ज़ी निकलवा लें, क्या वो अदालती कानून के अंदर, अदालती निज़ाम के अंदर सस्टेनेबल है? उसको तो ऑलरेडी एक प्रिजम्पशन दे दी गई है कि जो कुछ आपने तफ्तीश में कहा उसकी वैल्यू भी कोई नहीं है। ठीक है। एज लॉन्ग एज मैं वो, अगर आप जुर्म की कमीशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसीलिए कानून के अंदर ये जो इन्वेस्टिगेशन के एरियाज़ आते हैं और बिलखसूस रिकवरी के एरियाज़ आते हैं, आर्टिकल 40 बड़ा खूबसूरत है QSO का। सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है आपको कि एज़ लॉन्ग एज उसकी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिकवरीज हो रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी उनको एक प्रिजम्पशन है कि वो सही तरीके से हुई हैं।
सो बात वहीं पे आ जाती है कि जो आपने बात की है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कॉन्सेप्ट कहने के लिए आसान है, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इसका सम टाइम्स फ़ायदा भी हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ़ायदा भी नहीं होता। और ख़ास तौर पे मुझे आप एक बात बताएं कि इस वक्त हम लोग 5th जनरेशन वॉर के अंदर है। आपका सोशल मीडिया इस कदर एक्टिव है और इस कदर अवेयरनेस देने लगा हुआ है, तो अब आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब भी इस तरह की कोई वारदात होने लगती है तो कैमरे वहाँ पे लेके सारे पहुँचे होते हैं। और ये भी रीसेंट जो एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि जो स्टेटमेंट्स वगैरह आ रही हैं सारा कुछ, तो उस रोशनी में मेरा आपसे सिर्फ जो इस बात को समझाने का मकसद है वो यही है कि अगर ये मैं कहूँ कि ये थानों में होता नहीं है, बिल्कुल होता है। क्या ये होना चाहिए? द आंसर इज़ नो। बहुत सारे और तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं। आपकी जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी है, इसने बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर ली हुई हैं। सो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो साइंटिफिक बहुत सारे तरीके हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, इसी बात से एक इनोसेंट क्वेश्चन पैदा होता है, जिस तरह आपने बोला कि जो पुलिस के आप सामने बात कर रहे हैं रिमांड के अंदर, उसकी कोई वैल्यू ही कोई नहीं है, तो वाई टू पुट सो मच एफर्ट इन दैट रिमांड प्रोसीजर? ओके, for the purpose of investigation, to bring the record, to bring the facts on the record, at least कुछ तो पता चले ना कि ये हुआ क्या। मैंने आपको एक बताया था, भी एक्सप्लेन किया था कि मुकदमे की इंसेप्शन से लेके उसके सबमिशन ऑफ चलान तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ज़िम्नियाँ लिखनी है। बिल्कुल, उसने एक एक चीज़, एक एक दिन, एक एक घंटे का टाइम उसमें जो है ना वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसने तफसील देनी है। और वो एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की भी मैं आपको लॉजिक एक बता देता हूँ जिससे आपकी इस बात का जवाब भी निकल आएगा। किसी एक पॉइंट इन टाइम किसी मुकदमे के अंदर प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस दे दी, डिफेंस ने जरा कर ली, प्रोसिक्यूशन अपनी बहस कर दी, डिफेंस ने अपनी बहस कर दी। अब जज साहब बैठे हैं, वो ऑकुलर अकाउंट के ऊपर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार गवाह अपनी बात एग्जामिनेशन चीफ के अंदर सही कर गया है, बट कुछ चीज़ों के ऊपर डिफेंस काउंसिल ने इसको डिस्क्रेडिट भी किया है। तो लेट्स सी के पॉइंट इन टाइम के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उस वक्त तफ्तीशी ने इन तमाम मामलात के बारे में क्या अप्रोच किया, तो वो पुलिस डायरीज को खोल के कंसल्ट करके एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो जो बात आपने बात की है कि जी उसकी क्या वैल्यू, अगर वो तो रिकवरीज़ की हद तक बिल्कुल वैल्यू है, इन्वेस्टिगेशन की हद तक बिल्कुल वैल्यू है, कन्फेशन की हद तक वैल्यू नहीं है। सो इस वजह से ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस सिर्फ मुद्दई के बयान पर तो साबित नहीं करना। गवाहों के बयान किसने रिकॉर्ड करने हैं? तफ्तीशी ऑफिसर ने। वो कब होंगे? इन्वेस्टिगेशन के दौरान, रिमांड स्टेज पे। रिकवरीज कब होनी है? रिमांड स्टेज पे। और अगर नहीं भी होनी तो वो भी रिमांड स्टेज पे ही होनी है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड होनी है तो वो भी रिमांड स्टेज के ऊपर होनी है। उसके बाद क्या कहते हैं, और नक्शे बनने हैं, मौके का नक्शा बनना है, वो बिला स्केल बनता है, बा स्केल बनता है, विद स्केल विदाउट स्केल। फिर उसके बाद किसी का कोई स्टेटमेंट 164 का, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसी फेज़ के अंदर हो रही होती हैं, जो कि कल को अदालत के अंदर चलान 173 की जो रिपोर्ट है वो सबमिट जो होनी है, ये तमाम कागजात उसके साथ लगने हैं। ठीक है। अगर आप ये सिर्फ छोड़ दिया जाए FIR और अदालत में चलान जमा करवा दें, वो हमारी ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आपको कुछ तरीक़ाकार आपकी ज़ाब्ता फ़ौजदारी ने बताए हैं, यू हैव टू फॉलो दैट।